नमस्कार साथियों। देखिए क्या हाल है आप लोगों के। सभी लोग रजिस्टर डॉट पेन निकाले। आज बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक मैं आपके सामने लेकर आया हूँ, जिस पर आप और हम लोग मिलकर चर्चा करेंगे, साथ में मिलकर बैठेंगे, चर्चा करेंगे। तो देखिए चैप्टर वही है, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। तो इसका 5th पार्ट है। इस 5th पार्ट में आप और हम लोग रेस्पिरेशन की मैकेनिज्म पर चर्चा करेंगे। रेस्पिरेशन की जो मैकेनिज्म होती है वह बहुत ही एक कॉम्प्लिकेटेड, टिपिकल, जटिल प्रोसेस होती है। भाई ये क्यों होती है कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस? क्योंकि यह 4 स्टेप में संपन्न होती है। चारों स्टेप यह सेल्स के अंदर संपन्न होती हैं। चारों स्टेप के लिए मुख्य रूप से इनके जो एंजाइम्स होते हैं वो सेल के अंदर ही पाए जाते हैं। सेल के अंदर ही पाए जाते हैं। सबसे पहली बात, इसमें 4 स्टेप कौन कौन से होते हैं? ग्लाइकोलाइसिस, ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुविक एसिड, 3rd क्रेब्स साइकिल और 4th ETS इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो देखें, फर्स्ट नंबर पे मैंने कौन सा बताया था? ग्लाइकोलाइसिस। सेकंड, ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुविक एसिड यानी पायरुविक अम्ल का ऑक्सीकरण। यहां लिख सकते हैं पायरुविक अम्ल का ऑक्सीकरण। थर्ड जो स्टेप आता है वह है क्रेब्स साइकिल, क्रेब्स चक्र। और 4th जो आता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ETS। तो इस प्रकार से रेस्पिरेशन की मैकेनिज्म में 4 स्टेप होते हैं, जिनके लिए सेल्स में एंजाइम्स पाए जाते हैं। तो प्रत्येक स्टेप को आप और हम लोग अलग अलग पार्ट में स्टडी करेंगे। क्यों? क्योंकि यदि एक ही पार्ट में यदि स्टडी करते हैं तो बहुत बड़ा टॉपिक होता है। इस वजह से प्रत्येक पार्ट को आप और हम लोग अलग अलग लेकर स्टडी करते हैं। तो सबसे पहला जो पार्ट है 5th नंबर का, जो इसमें बताया जा रहा है स्टेप है ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होती है, जटिल प्रक्रिया है, जो सेल के साइटोप्लाज्म में, विशेष ध्यान रख लें, सेल के साइटोप्लाज्म में। तो यहां क्या लिख दिया गया? साइटोप्लाज्म में मुख्य रूप से संपन्न होती है। इसके लिए साइटोप्लाज्म में विभिन्न एंजाइम्स पाए जाते हैं, विभिन्न एंजाइम्स पाए जाते हैं। और यह प्रोसेस 10 स्टेप में कंप्लीट होती है। इसके एक मॉलिक्यूल से, इसके 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज, 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज के फलस्वरूप 2 पायरुविक एसिड प्राप्त होते हैं। 2 पायरुविक एसिड प्राप्त होते हैं। और साथ ही साथ आप और हम लोगों को 2 ATP का लाभ होता है। बनते 4 हैं, लेकिन लाभ जो होता है वह 2 ATP का लाभ होता है। और साथ ही साथ NADH2, 2 NADH2 प्राप्त होते हैं। और 2 NADH2 एक NADH से मुख्य रूप से क्या आपके 3 ATP प्राप्त होते हैं ETS के फलस्वरूप। तो 2 से कितने प्राप्त होंगे? 6 ATP प्राप्त होते हैं। कितने ATP? 6। तो इस प्रकार से ये 6 और ये 2 ATP, तो 2 + 6 ATP, तो कितने हो गए? जोड़ना है 8 ATP इस ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस में प्राप्त होते हैं। ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस में प्राप्त होते हैं। तो आप और हम लोग ये देखते हैं किस स्टेप पर ग्लाइकोलाइसिस के जो डिफरेंट स्टेप मैंने आपके सामने लिखे हैं,
तो इनके किस किस स्टेप पर मुख्य रूप से एनर्जी प्राप्त होती है, एनर्जी खर्च होती है और किस प्रकार से ये प्रोसेस होती है, तो ये आप और हम लोग एक एक स्टेप करके पढ़ते हैं। तो देखते हैं ग्लूकोज का जो वन मॉलिक्यूल होता है, ग्लूकोज का जो वन मॉलिक्यूल है, यह एटीपी से एनर्जी लेकर और हेक्सोकाइनेज एंजाइम्स की प्रेजेंस में ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। भाई ग्लूकोज ने एटीपी से एनर्जी ली, इस एटीपी से एनर्जी ग्लूकोज ने ली, और यानी कि अब आप और हम लोग दूसरी लैंग्वेज में कह सकते हैं, जो अनऑफिशियल लैंग्वेज है जिसको लिखा नहीं जा सकता, कि एक फॉस्फेट समूह को एक्सेप्ट किया ग्लूकोज ने, तो जिसके फलस्वरूप आपको ये पता है कि एक बॉन्ड टूटता है तो एनर्जी रिलीज होती है किस प्रकार से, जैसे ATP, इस बॉन्ड को आप और हम तोड़ेंगे तो इस बॉन्ड पर एनर्जी पाई जाती है, ये एनर्जी। तो जब इसको तोड़ा तो एनर्जी रिलीज हुई, इस एनर्जी के फलस्वरूप ये प्रोसेस हुई। अब ये फॉस्फेट इनऑर्गेनिक फॉस्फेट समूह था, ये कहाँ, तो ये इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ग्लूकोज से जुड़ गया किस एंजाइम की प्रोसेस में, हेक्सोकाइनेज एंजाइम की प्रोसेस में, और कार्बन के 6 नंबर पर अटैच हुआ, कार्बन के 6 नंबर वाले भाग पर अटैच हुआ, 6 नंबर के कार्बन पर। तो इस वजह से इसको कह दिया ग्लूकोज 6 फॉस्फेट नाम दिया गया। अब यह ग्लूकोज 6 फॉस्फेट फास्फोहेक्सोआइसोमरेज एंजाइम्स की प्रेजेंस में अपने समावयवी यानी फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। क्या आइसोमर्स, समावयवी मतलब आइसोमर्स में कन्वर्ट हो गया, तो इसका जो आइसोमर्स है वो क्या, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट होता, और एंजाइम कौन सा होता, आइसोमरेज। अब यह फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट एटीपी से एनर्जी लेकर फास्फोहेक्सोकाइनेज एंजाइम की उपस्थिति में फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट बनाता है। तो देखिए जब ये 6 चल रहा था तो यहाँ डाई नहीं था, अब देखिए एक फॉस्फेट समूह और अटैच हो गया, एक फॉस्फेट समूह फ्रक्टोज से और अटैच हुआ, तो अब कितने अटैच हुए, 2 अटैच हुए। तो 2 के लिए आप और हम लोग कौन सा वर्ड उपयोग कर रहे हैं, डाई, तो यही लिख दिया कि डाई फॉस्फेट, अदरवाइज यही देखे बिल्कुल सेम है। एंजाइम का नाम ध्यान रखेंगे, हेक्सोकाइनेज एंजाइम्स की उपस्थिति में ये प्रोसेस होती है। अब ये फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट एल्डोलेज एंजाइम्स के प्रेजेंट में 3 फॉस्फोग्लिसल्डिहाइड एवं डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट के एक मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट एल्डोलेज एंजाइम्स की प्रेजेंस में 3 फॉस्फोग्लिसल्डिहाइड का एक मॉलिक्यूल और डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट का 1 मॉलिक्यूल बनाते हैं, बना लिया। तो ये अब यह डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट अपने आइसोमर्स 3 फॉस्फोग्लिसल्डिहाइड में बदलता रहता है। तो इस प्रकार से मुख्य रूप से डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट आइसोमरेज एंजाइम की उपस्थिति में फॉस्फोग्लिसल्डिहाइड में कन्वर्ट होता रहता है। क्यों? क्योंकि ये एक दूसरे के आइसोमर्स होते हैं। तो अब देखें ये जो 3 फॉस्फोग्लिसल्डिहाइड है, क्या 3 फॉस्फोग्लिसल्डिहाइड है, ये देखिए लिखा हुआ है 3 फॉस्फोग्लिसल्डिहाइड। तो ये 3 फॉस्फोग्लिसल्डिहाइड इस ग्लिसरल्डिहाइड फॉस्फेटेज एंजाइम्स की प्रेजेंस में H3PO4 यानी फॉस्फोरिक एसिड से जुड़कर मुख्य रूप से 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसल्डिहाइड बनाता है। 1,3
डाइफॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड बनाता है। देखिए बिल्कुल ध्यान रख लेना, यदि स्टेप बाय स्टेप आपने ये समझने की कोशिश कर ली तो ठीक है, रट नहीं पाएंगे। ये मेरा दावा है, कहना नहीं है, दावा है कि रट किसी भी कंडीशन में नहीं पाओगे। तो आप और हम लोग कहाँ आ गए थे? 3-फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड पर आ गए थे। ये डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट आइसोमरेज एंजाइम्स की प्रेजेंस में 3-फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड में परिवर्तित हो रहा है। यानी कि क्यों परिवर्तित हो रहा है? ये एक दूसरे के, जब आइसोमरेज एंजाइम्स उपयोग है तो ये ध्यान में रख लीजिए, आइसोमर है एक दूसरे के। तो ये 3-फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड H3PO4 से क्रिया करके 3-फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड के दो मॉलिक्यूल H3PO4 यानी कि दो मॉलिक्यूल किसके होंगे? इसके भी होंगे। तो क्रिया करके कौन से एंजाइम्स की उपस्थिति में? ग्लिसरल्डिहाइड फॉस्फेटेज की उपस्थिति में 3-फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड क्रिया करके 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड बनाता है। देखिए यहाँ पहले 3 था, अब यहाँ 1 और जो अटैच हो गया, तो इसका मतलब यही है कि ऊपर देख लीजिए, ये तो यहाँ भी मतलब ये डाई वर्ड उपयोग कर लिया। ये 3-फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड था, यहाँ 3-फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड लिखा, लेकिन एक और फॉस्फेट ग्रुप अटैच हुआ, तो इस वजह से डाई का उपयोग कर लिया गया 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड। तो ये अब 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड NAD को ग्रहण करके डाइफॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज, यदि आपका पूरा नाम याद नहीं हो तो सिर्फ इतना नाम याद कर लें, डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम्स की प्रेजेंस में हाइड्रोजन आयन रिलीज होते हैं। अब इन हाइड्रोजन आयन को रिलीज हुए तो इनको ग्रहण करने वाला भी होगा, तो NAD ग्रहण कर लेता है। NAD ने ग्रहण किया तो NADH2 बन गया। तो आप ये देख रहे हैं, तो इसी वजह से क्या लिखा हुआ है कि 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड 2 NAD, यानी दो मॉलिक्यूल थे तो 2, अदरवाइज एक मॉलिक्यूल होता तो एक। तो NAD से रिएक्ट होकर किस एंजाइम्स की? डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की उपस्थिति में रिएक्ट होकर 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनाता है। 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड बना रहा है। तो देख लें, ये ग्लिसरिक एसिड है, ग्लिसरिक एसिड बनाया। तो इस प्रोसेस में मुख्य रूप से सीधे डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम्स कार्य किया। ये ध्यान में रख लेना, जो हाइड्रोजन आयन डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम्स का नाम ले रहे हैं तो इसका तात्पर्य हाइड्रोजन आयन रिलीज हुए होंगे। ये हाइड्रोजन आयन NAD के द्वारा एक्सेप्ट कर लिए गए और NADH2 बने। तो दो मॉलिक्यूल NADH2 के आ गए, जो मैंने आपके ये लिखे हुए थे, ये देखिए, ठीक है। तो ये इस प्रकार से अब 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड फॉस्फोग्लिसरो ट्रांसफॉस्फोराइलेज, पूरा नाम याद ना हो तो सिर्फ इतना नाम याद कर लें, ट्रांसफॉस्फोराइलेज एंजाइम्स की उपस्थिति में 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनाता है। यहाँ 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड था, यह इसने एक फॉस्फेट समूह का स्थानांतरण कर दिया। क्या? एक फॉस्फेट समूह का स्थानांतरण कर दिया, तो एक हट गया, तो फिर एक हटेगा तो डाई से मोनो रह गया। तो इस वजह से मुख्य रूप से इसको 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, अब थोड़ा सा आपको इधर आना पड़ेगा, निगाह इधर करने लगे, 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बना। 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड ट्रांसफॉस्फोराइलेज एंजाइम्स की उपस्थिति में 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनाता है। तो ये 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बन गया। अब ये 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड वही फॉस्फोग्लिसरोम्यूटेज एंजाइम्स की प्रेजेंस में, फॉस्फोग्लिसरोम्यूटेज एंजाइम्स, तो यहां से देख लीजिए, फॉस्फोग्लिसरोम्यूटेज एंजाइम्स की प्रेजेंस में सिर्फ कहीं कुछ नहीं होता है, फॉस्फेट का अटैचमेंट स्थान परिवर्तित होता है। पहले तीसरे नंबर पे अटैच था, अब दूसरे नंबर पे आ गया, 2-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बन गया। अब ये 2-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड से वाटर के मॉलिक्यूल बाहर निकलते हैं। एनोलेज एंजाइम्स की उपस्थिति में ये प्रोसेस होती है, जिसके फलस्वरूप
टू फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड बन गया। टू फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड बनता है। यह टू फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड पायरुवेट काइनेज एंजाइम्स की प्रेजेंट में, यह जो फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड बन गया, तो ये पायरुवेट काइनेज एंजाइम्स की उपस्थिति में पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। इस प्रकार से आप और हम लोगों को ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल से मुख्य रूप से कितने 2 पायरुविक एसिड प्राप्त हुए। तो देखिए यही लिखा हुआ है 2 पायरुवेट, देखिए 2 पायरुविक एसिड के अणु प्राप्त हो गए। क्लियर? 2 पायरुविक एसिड के अणु प्राप्त हुए। अब स्वाभाविक है कि ये जो प्रोसेस थी बहुत कॉम्प्लिकेटेड तो है, मतलब अब समझ में आ रहा है ना आप लोगों को, कॉम्प्लिकेटेड है। तो स्टेप बाय स्टेप यदि आप ध्यान रखते हैं तो बिल्कुल कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, लेकिन थोड़ा सा स्टेप हटके विषय ध्यान रखना, सीक्वेंस में इस प्रोसेस को चलना है। देखिए जैसे मैं आपको बताता हूं एक बार फिर से रिवाइज की कंडीशन में, ग्लूकोज का 1 मॉलिक्यूल ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हुआ। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हुआ। फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से फिर एक एटीपी अटैच हुआ, फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट। इस प्रकार से आप केवल सीक्वेंस बनाकर ध्यान में रखें, और विशेष तौर पर एंजाइम्स आपको नाम रखने पड़ेंगे, एंजाइम्स आपके नाम को रखने पड़ेंगे ही। तो ये ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस होती है। ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस में 8 एटीपी का लाभ होता है। 8 एटीपी का लाभ मुख्य रूप से होता है, जैसा कि आपको अभी वर्णन में मुख्य रूप से बताया भी गया था। 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज से 2 पायरुविक एसिड बने। इस प्रोसेस में मुख्य रूप से 4 एटीपी बनते थे। देखिए किस प्रकार से, मैं इसको दूसरे तरीके से फिर बता देता हूं। 4 एटीपी बन रहे हैं। देखिए कहां कहां बन रहे हैं, आपका एक एटीपी तो ये बना इस स्थान पर, और एक ये बन रहे हैं। तो देखिए ये लिखा हुआ है, ये तो इसी प्रकार से 2 एटीपी और 2 एडीपी। भाई 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड एडीपी से रिएक्ट हुआ, तो इससे मुख्य रूप से सीधे सीधे जो फॉस्फेट समूह मुक्त हो रहा है, तो वो किससे जुड़ रहा है, एडीपी से। तो एडीपी पहले एडिनोसिन डाइफॉस्फेट था, यानी 2 फॉस्फेट थे, तीसरा जुड़ जाएगा तो एनर्जी मुख्य रूप से ये एटीपी में आ जाएगी। तो ये तो 2 तो ये आपके देख लीजिए ये वाले, तो मैं यहां लिख रहा हूं 2 एटीपी, ये 2 वाले ये लिख दिए, ये वाले तो 2 एटीपी। ठीक है, तो ये टोटल कितने हो गए, 4 एटीपी। क्लियर, 4 एटीपी ये क्या हुए, बन रहे हैं, यहां लिख दो बन रहे हैं। अब देखिए फर्स्ट स्टेप पे और थर्ड स्टेप पर आप देखेंगे कि एक एक जो एटीपी है वह खर्च हो रहा है। क्या, तो 1 एटीपी प्लस 1 एटीपी, तो टोटल 2 एटीपी। तो ये कितने हो रहे हैं, खर्च हो रहे हैं, तो स्वाभाविक है 4 में से 2 घटा देंगे तो 2 एटीपी। तो इस प्रकार से आपको वास्तविक जो लाभ हुआ, क्या वास्तविक जो लाभ हुआ वह कितने, 2 एटीपी का लाभ हुआ। कितना एटीपी का, 2, क्योंकि 2 एटीपी तो खर्च ही हो गए, यहाँ के यहाँ देख लीजिए ये, तो 2 एटीपी का वास्तविक लाभ हुआ। अब आप देख रहे हैं कि ये देखिए इस 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड से जब 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड बना, तो उस दौरान ये ग्लिसरल्डिहाइड NAD से रिएक्ट हुआ, जिसके फलस्वरूप ये डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की उपस्थिति में हुई थी प्रोसेस। इस वजह से हाइड्रोजन आयन निकले। अब ये हाइड्रोजन आयन NADT ने ग्रहण कर लिए, NADH2 बन गया, तो NADH2, तो ये 2 मॉलिक्यूल बने,
एक NADH2 से 3 ATP ETS इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के फलस्वरूप प्राप्त होते हैं। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के फलस्वरूप प्राप्त होते हैं। तो 2 मॉलिक्यूल बने थे, तो 2 × 3 = 6 ATP। कितने ATP? 6 ATP। तो देख लीजिए कि 6 ATP तो ये और 2 ATP ये वाले, ये जो मैंने फिर कवर कर दिए, तो इनको यहां ले जाकर प्लस कर दें तो स्वाभाविक है कितने हो गए? 6 ATP तो 8 ATP। इस प्रकार से ग्लाइकोलाइसिस जो एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस बोली जा रही है, इस ग्लाइकोलाइसिस में मुख्य रूप से आपको 8 ATP प्राप्त होते हैं। कितने ATP प्राप्त हो रहे हैं? 8 ATP प्राप्त होते हैं। तो इस प्रकार से यह ग्लाइकोलाइसिस है। अब जो 6 नंबर का पार्ट आएगा, इस 6 नंबर के पार्ट में मैं आपको पायरुविक अम्ल का ऑक्सीकरण यानी कि ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुविक एसिड पर चर्चा करूंगा।